उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर आरुषि हिवाली शुक्ला, राजनीति विज्ञान विभाग से, और मेरे साथ हैं मेरी साथी डॉक्टर लता जोशी। आज हम बीए पॉलिटिकल साइंस के 5वें सेमेस्टर के उस हिस्से पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे स्नातक के शिक्षार्थियों के लिए बिल्कुल नया अनुभव है। आज हम बात करने वाले हैं लघु शोध प्रबंध पर। हाँ, ये हमारे लिए एक नया हिस्सा है अपनी स्टडी में, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सच कहें तो ये जो प्रोजेक्ट है या जिसे हम डिसर्टेशन या लघु शोध प्रबंध भी कहते हैं, इसमें आपको पहली बार महसूस होगा कि असल में रिसर्च कैसे होती है, शोध कैसे किया जाता है। चलिए धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे इसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लघु शोध प्रबंध होता क्या है। जैसे कि 5वें सेमेस्टर में हर शिक्षार्थी को एक छोटा सा जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट, इसे हम कह सकते हैं, वो करना होता है। और ये जो प्रक्रिया है शोध प्रबंध की, इसमें आप अकेले नहीं होते हैं। जो रिसर्च है इसकी पूरी प्रोसेस में आपको निर्देशित करने के लिए एक शोध निदेशक होता है, और जो पूरे शोध कार्य में आपकी मदद करते हैं और आपके शोध को पूर्ण कराने का काम करते हैं। तो इस प्रक्रिया का अगर हम पहले कदम की बात करें या पहले चरण की हम बात करते हैं तो वो होता है शोध प्रस्ताव। बिल्कुल, बिना प्रस्ताव के रिसर्च शुरू ही नहीं हो सकती है। सबसे पहले आप 8 से लेकर के 10 पन्नों का अपना विचार रखते हैं कि आप किस विषय पे शोध करेंगे, उस शोध के क्या उद्देश्य होंगे और किस प्लान के साथ आप इस रिसर्च को करेंगे। और फिर जब ये आपका शोध का प्रस्ताव है वो तैयार हो जाता है, तो आप इसे हमारे जो राजनीति विज्ञान विभाग की ईमेल आईडी है उस पे आप भेजते हैं। जो ईमेल आईडी है dopsc@uou.ac.in। इसमें आप अपनी जो शोध है उसका प्रस्ताव को भेजेंगे। और ये बात भी आपको याद रखनी होगी कि जो आपका शोध प्रस्ताव है इसका मंजूर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपका शोध प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा, आपका अपना जो लघु शोध का जो काम है वो आप शुरू नहीं करेंगे। अब बात आती है कि शोध का विषय कैसे चुनेंगे, कैसे शोध के जो टॉपिक है उसको चुनें। सबसे मज़ेदार हिस्सा रिसर्च का जो होता है वो होता है उसका विषय चुनना। और विषय ऐसा होना चाहिए जो आपकी रुचि से जुड़ा हो और समाज या राजनीति से भी संबंध रखता हो। बहुत सारे विषय हैं जिसमें शोध किया जा सकता है जो राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं और आपके क्षेत्र से संबंधित भी हैं। जैसे कि उत्तराखंड में पलायन, पंचायतों में महिलाओं की भूमिका, मीडिया और वोटिंग बिहेवियर, आपदा प्रबंधन, आरक्षण और सामाजिक न्याय, और बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो कि गाइडलाइन में दिए गए हैं। इस बात को आप, जैसे कि अभी मैम ने जो भी आपको रिसर्च टॉपिक बताए हैं, ये जो है ये हमारी गाइडलाइन से में ही दिए गए हैं। जो भी गाइडलाइन में विषय दिए गए हैं उनको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। जो भी आपको लगेगा कि आपका मतलब उसमें रिसर्च इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आप चुन सकते हैं और उसी में अपना काम आप आगे कर सकते हैं। अब आगे सवाल आता है कि शोध प्रस्ताव में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि जब हम शोध प्रस्ताव बनाते हैं तो उसका भी कुछ बिंदु होते हैं जो कि शोध प्रस्ताव में लिखे जाने चाहिए। तो जैसे कि एक तरह से इसे हम, जो शोध प्रस्ताव हमारा होता है, इसे हम एक रिसर्च का रोड मैप के तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपको हमने विषय बताए हैं, आप उन्हीं विषयों में से अपनी रुचि के अनुसार एक विषय चुनेंगे, उस विषय को शीर्षक में बदलेंगे। कैसे उससे एक शीर्षक बनेगा, तो सबसे पहले हमारा शीर्षक आता है, उसके बाद हमारा उद्देश्य आता है। जब हमारा शीर्षक तैयार हो गया है तो उसके बाद हम उद्देश्य, इस रिसर्च को करने का या इस विषय को चुनने का या इस विषय से में अगर हम आगे अपना काम कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है वो इसमें आता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो विषय की प्रासंगिकता है, कि हमारा जब हमने ये विषय चुना है आज के समय में इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्या इसका रिलेवेंस है।
इसके बाद इसमें परिकल्पना आती है, हाइपोथेसिस जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा। इसके बाद शोध विधि आएगी, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, जो हमारा विषय हमने चुना है उसको हम कैसे, उसमें हमने कौन से मेथड हमने चुने हैं, क्वालिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड आता है, ये सभी चीज़ें हम अभी आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी की कुछ वर्कशॉप्स कराएंगे। तो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे कैसे जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी को अपनाया जाता है। और इसके बाद सैम्पलिंग की बात आती है, फिर हम कैसे जो है डेटा कलेक्शन करेंगे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं डेटा कलेक्शन के, और इसी तरीके से हम एक अध्यायवार रूपरेखा बनाएंगे, जिसे कि हम एक तरीके से चैप्टराइजेशन भी कह सकते हैं। एक टेंटेटिव चैप्टराइजेशन होता है जो कि प्रपोजल में बनता है। तो इसमें जो हमें बेसिकली जो चीज़ें ध्यान रखनी है, ये सभी चीज़ें आपकी गाइडलाइन में भी दी गई हैं। गाइडलाइन में आपको प्रॉपर दिया गया है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी पॉइंट को मिस आउट कर रहे हैं। जैसे कि मैम ने आपको अभी बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो शोध प्रस्ताव में आनी चाहिए। अगर इन बिंदुओं को, जैसे शीर्षक, उद्देश्य, प्रासंगिकता, परिकल्पना, शोध विधि, सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ों को अगर जो इनके बिंदु हैं उनको स्पष्ट और गाइडलाइन के अनुसार आप बनाएंगे, जो साफ और सरल तरीके से लिखा होगा, तो ऐसा जो शोध प्रस्ताव है वो आसानी से मंजूर हो जाता है। अब बात आती है आपके पर्यवेक्षक की या निर्देशक से जो मार्गदर्शन की। तो अगर आपका प्रस्ताव मंजूर हो चुका है तो अब आपको जो है एक पर्यवेक्षक मिलेगा। जो रिसर्च सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक या निदेशक जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि आपकी पूरी जो शोध की जो जर्नी है उसमें आपका मार्गदर्शन करता है। आपको उनसे लगातार संपर्क बनाए रखना है और जो भी वो सुझाव दें, आपको जो भी सजेशन दें, उनको आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि शोध कैसे करेंगे। अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे शोध प्रस्ताव की, तो अब हम बात करेंगे कि शोध कैसे शुरू करना है। खास तौर पे अगर हम एक तो इसमें सेकेंडरी डेटा बेस्ड भी रिसर्च होता है, माना किसी स्टूडेंट ने, किसी लर्नर ने फील्ड वर्क को चुना है, वो प्राइमरी डेटा बेस्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उन्हें क्या क्या तरीके फॉलो करने हैं। तो जब हम फील्ड वर्क और डेटा की बात करते हैं कि हमें रिसर्च के लिए डेटा कैसे मिलेगा, उसके बहुत सारे तरीके हैं। जब हम वर्कशॉप करेंगे तो उसमें हम डिटेल में ये सारे तरीकों के बारे में आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ इनके नाम आपको बता देते हैं कि सर्वे के द्वारा हम डेटा को कलेक्शन कर सकते हैं, इंटरव्यू के द्वारा हम कर सकते हैं, साक्षात्कार के द्वारा कर सकते हैं, प्रश्नावली के द्वारा हम डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, कुछ केस स्टडीज ले सकते हैं जिससे कि हम डेटा ले सकते हैं, और फोकस ग्रुप डिस्कशंस के द्वारा भी हम डेटा ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम डेटा ले सकते हैं। तमाम तरीके हैं जिनसे कि हम डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, जिन पे हम विस्तृत जानकारी आपको जब हम वर्कशॉप करेंगे तो इसमें आपको ये विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही अगर हम किताबों की बात करें तो आप किताबें भी इसमें ले सकते हैं, सरकारी जितनी रिपोर्ट्स होती हैं उनको शामिल कर सकते हैं, रिसर्च जर्नल की बात हो इसमें आएगी, न्यूज़ आर्टिकल, आप इन सभी को अपनी जो है रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी होगी कि ये ऑथेंटिक होने चाहिए, ये विश्वसनीय स्रोत होने चाहिए। जब ये सारा काम आपका हो जाता है, डाटा कलेक्शन हो जाता है, आपने सब कुछ लिख लिया, तो ये जो शोध प्रबंध है उसकी संरचना कैसी होगी, ये भी बात की जाना ज़रूरी है कि कैसे फाइनल जो डिजर्टेशन है वो आपका कैसे दिखता है, इसके क्या क्या हिस्से होते हैं। तो इसमें जब हम लघु शोध प्रबंध की बात कर रहे हैं, फाइनली अब वो हमारा तैयार करना है हमें, तो इसमें भी इसी तरीके से जैसे हमने अभी अपना जब प्रस्ताव हम बनाते हैं उसी के कुछ भाग को हमें फॉलोअप करना होता है। तो इसमें जो ज़रूरी हिस्सा है, सबसे पहले आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उस विषय के बारे में, हम उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें उद्देश्य और महत्व, हमारे उस विषय का उद्देश्य क्या है, हमारी उस विषय का महत्व क्या है। फिर हम करेंगे साहित्य समीक्षा। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है किसी भी रिसर्च का, कि आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपने लिटरेचर रिव्यू किया, किन किन किताबों का आपने अध्ययन किया है,
और उस अध्ययन से आपने क्या समझा है और ऐसा क्या है कि जो अभी पहले किए गए अध्ययन में रह गया है, जिसे हम रिसर्च गैप कहते हैं, और उसको हम अपनी रिसर्च के माध्यम से फुलफिल करेंगे। और फिर इसके बाद आती है पद्धति, रिसर्च मैथडोलॉजी, वही सेम चीज़ कि किस किस तरीके से हमने अपना किस मेथड को अपनाते हुए हमने अपने काम को पूरा किया है। फिर आता है हमारा एनालिसिस, जो हम विश्लेषण करते हैं, और फिर हम करते हैं इसको कंक्लूड। और सबसे ज़रूरी चीज़, हमें इसमें संदर्भ सूची को भी ऐड करना होता है, जिसे हम बिब्लियोग्राफी कहते हैं, कि आपने जो भी अपना काम है वो हमने कहाँ से लिया है। तो एक तरीके से उनको हम मतलब कि एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमने यहाँ यहाँ से अपनी चीज़ें साइट की हैं। अब बात आती है कि जो ये हमारी डिज़र्टेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें और ध्यान में रखने की चीज़ें होंगी। इसलिए हमने गाइडलाइन में भी लिखा है कि इसका जो फॉन्ट साइज़ होगा वो 14 होगा और डबल स्पेस में इसको टाइप किया जाएगा और हार्ड बाइंडिंग के साथ इसे जमा करना होगा। तो इन चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना होगा जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे। तो ये जो गाइडलाइन है उसको आपने ध्यान में रखेंगे। और एक ज़रूरी बात ये भी है कि माना बहुत से शिक्षार्थी इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, तो उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो है इंग्लिश में अपना टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट और ये सभी चीज़ें हमने गाइडलाइन में लिखी हुई है, तो आप अपना जो ये डिज़र्टेशन है वो इंग्लिश में जमा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो रिसर्च आप इतना करेंगे, इतनी मेहनत आप इसमें करेंगे, कि आपके काम क्यों आएगी। बहुत से छात्र या शिक्षार्थी ऐसे सोच रहे होंगे कि ये क्या सिर्फ एक औपचारिकता है या क्या है। असल में अगर हम इसकी बात करें तो आप खुद ही ये अनुभव करेंगे जब आप डेटा इकट्ठा करेंगे, लोगों से बातें करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो ये आपको एनरिच करेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आपको इसमें वाकई में बहुत मज़ा भी आएगा। अगर हम बात करें जब हम ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम लोगों से, सबसे पहले आता है हमारा समाजीकरण कैसे हो। हम अलग अलग बाहर प्रोफेशनली हम लोगों से कैसे बात करेंगे। जब हम फील्ड में जाएंगे, हम लोगों अलग अलग लोगों से मिलेंगे, तो उनसे हमें बात करने का तरीका हमें आएगा। और क्योंकि अभी हम ग्रेजुएशन में हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक फाउंडेशन तैयार करेगा कि हमें बाहर चल के हमें लोगों से किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि चाहे आगे चलकर आप प्रशासन में जाते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में जाते हैं, चाहे शोध के क्षेत्र में जाते हैं, मीडिया में जाएंगे, या सामाजिक कार्य, किसी भी तरह की का आप अपना प्रोफेशन आप चुनेंगे, तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको पता हो कि आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, आपको एनालिसिस करना आता हो, कैसे हमें बिहेवियरल जो चीज़ें होती हैं, ये सभी चीज़ें हम यहाँ से सीखते हैं। तो इन शॉर्ट जो शोध है, आपका शोध कार्य है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको सीखना है और क्योंकि आप समाज विज्ञान के विषय को पढ़ रहे हैं तो आपको समाज को समझने का एक बेहतरीन ये मौका आप समझें इसे और अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आप इसमें दें। बस मैं यही कहना चाहूँगी अंत में कि अपना जो विषय है उसे बहुत ही सोच समझ कर चुनें। अपने पर्यवेक्षक के साथ, अपने निर्देशक के साथ लगातार जुड़े रहें और अपने इस रिसर्च को ईमानदारी से करें। ये ना इसको मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ना देखते हुए एक अपना ये सोचकर करें कि आगे चलकर अगर हमें हायर एजुकेशन में आना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो वहाँ के लिए ये एक बेस है। तो आज का जो डिस्कशन है या जो भी हम आपको जानकारी देना चाह रहे थे, तो आशा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और अंत में मैं भी यही बात कहना चाहूँगी कि ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है शोध कार्य करने की, उसे आप बहुत ईमानदारी के साथ करें और एक बेहतरीन शोध को आप लेकर के आएंगे, यही हम आशा करते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप फील्ड में जाकर के ऐसा डेटा लेकर के आते हैं, ऐसा शोध कार्य करते हैं कि जो कि राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक नई पहचान दे सकते हैं। क्योंकि इसके उदाहरण हमें देखने को मिले हैं कि कई जो डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने अपना डिजर्टेशन किया, उसमें वो ऐसी बात लेकर के आए कि उनके सुपरवाइजर को भी उससे फ़ायदा मिला, उनका उसको पेटेंट भी एक सुपरवाइजर ने लिया और वो उनके आगे भविष्य के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा, स्कॉलर के लिए भी और सुपरवाइजर के लिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपना शोध करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।